हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट। आज का जो पार्ट होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ओनली सिर्फ आज की वीडियो से आप लोग को एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एक फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स है चाहे जो भी हो जाए। और ये आज से नहीं, 2015 से कंटिन्यूअसली 2019 तक के पेपर में कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन इससे आया है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, सो आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें पढ़नी है, लाइन टू लाइन अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ चीजें हम कंसीडर करेंगे, कुछ चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ चीजों का कंसेप्ट समझेंगे। ओके, सो आज आप लोग देख रहे हो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 5 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोग को नोट्स वगैरह प्रॉपरली मिल जाएंगी। यहाँ पे कांटेक्ट करिए या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करिए, सारी नोट्स आपको हैंड रिटन मिलने वाली हैं। ओके गाइस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like this video, also subscribe to this channel and press the bell icon for notification. तो अभी यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पहले वाले पार्ट में देखा है। यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्काइल हैलाइड का, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो देखा, फिर बहुत सारी सॉल्युबिलिटी देखा। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये भी हमने देखा, पोलैरिटी क्रिएट होती है, पार्शियल चार्ज प्लस और माइनस कार्बन और हेलोजन के ऊपर क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये भी चीजें हमने अच्छे से देखी थी। आज हम लोग को यहाँ पे अच्छे से पूरा का पूरा कंसीडर करके स्टडी करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्काइल हैलाइड के लिए। सो चलिए अच्छे से इसको समझते हैं। तो जो हेलो अल्केन होते हैं, हेलो अल्केन का मतलब होता है कि एक ऐसे अल्केन जिसके साथ हैलाइड यानी कि जो हेलोजन का ग्रुप है, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, कोई भी हेलोजन अल्केन के साथ अटैच होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। ओके, इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। सो लेबोरेटरी में इसका टेस्ट कैसे होता है ये हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, मान लो आपके सामने कोई भी एक सॉल्यूशन है, ऐसा यहाँ पे आपके सामने कोई बीकर है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपके पास यहाँ पे हेलो अल्केन है यानी कि अल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन जिसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड, मान लो प्रोपाइल क्लोराइड या फिर आपके सामने ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कोई भी तो आपने इसके अंदर यहाँ पे डाला और ये जो सॉल्यूशन था ये सॉल्यूशन था KOH का या फिर NaOH का, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसी एक का इसमें से सॉल्यूशन अंदर था। ठीक है, तो जब आप मान लो कि यहाँ पे आपने इथाइल क्लोराइड अंदर डाला, ठीक है, सॉल्यूशन में, मान लो मैंने बोल दिया कि KOH के सॉल्यूशन में आपने डाला है, KOH के सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब मैंने अपने इथाइल क्लोराइड ये वाला है यानी कि ये हेलो अल्केन है, और इसको जब मैंने सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या करेगा आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो जो ये हेलोजन है अल्काइल हैलाइड का यानी हेलो अल्केन का, एक ही बात होती है। तो हेलो अल्केन का जो हेलोजन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अपने पोजीशन को लीव कर देगा, छोड़ देगा, और इसके जगह में जो ये OH माइनस है, OH माइनस यहाँ पे होता है और K प्लस होता है। ठीक है, तो OH माइनस जो है ये क्या करेगा, ये Cl को जाके सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि Cl के जगह में जाके बैठ जाएगा। कुछ ऐसे C2H5 बॉन्ड OH और प्लस ये जो Cl माइनस ऐसा साइड में निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे K को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अगर K को कंसीडर करता तो ये KCl बन जाता। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे KCl ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर ये चार्ज गायब हो जाएगा। ओके, सो ऐसा रिएक्शन होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को कुछ इस फॉर्म में हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। R बॉन्ड X, R मतलब होता है मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी आप ले लो, मतलब कोई भी एक हाइड्रोजन कम, कोई भी अल्काइल ले सकते हो। अल्काइल क्या क्या होते हैं, मिथाइल हो गया, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, इथाइल है, हेक्साइल है, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, तो ऐसे ये सब के सब क्या होते हैं, अल्काइल होते हैं। तो R की जगह में कोई भी अल्काइल आप ले सकते हो, चाहे वो आप ले लो CH3 ले लो,
चाहे आप लोग बॉन्ड C2H5 ले लो, ये सब अल्काइल ही है, C3H7 ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। ये हो गया मिथाइल, ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया, तो कोई भी आप ले सकते हो R के जगह में। X क्या है अपना, इसके जगह में आप कोई भी Cl है, Br है, I है, कुछ भी ले सकते हो। जब इसका हमने OH के साथ इसका रिप्लेसमेंट किया तो OH के X के जगह में OH आ जाएगा और यहां से अपना X बाहर निकल जाएगा, X माइनस, और ये बन जाएगा हलाइड। अब बोलोगे हलाइड क्या होता है, देखो Cl का मतलब होता है क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन, और जब इसके पास ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, इसके यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है तो हम इसी हेलोजन को हलाइड कहते हैं, यानी कि अपना क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड। क्या बन जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड बन जाएगा। जब यहाँ पे माइनस साइन होगा यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नीड है, ठीक है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। किसी को ये डोनेट भी कर सकता है, मतलब शेयर कर सकता है, डोनेट तो फिलहाल करेगा ही नहीं क्योंकि मेटल थोड़ी है, मेटल डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। तो ये होता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात है जो अभी हमने यहाँ पे किया कि कोई भी अगर आपके सामने OH माइनस ग्रुप है तो वो क्या होगा, अटैच होगा जाके और वहां से हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे साइड में हेलोजन को रिप्लेस किया और उस हेलोजन को हम क्या कहेंगे, हलाइड कहेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कंसेप्ट मिला। बट यहाँ पे जो ये OH माइनस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा दो चीजों के बारे में, वो दो चीजें क्या है ध्यान देना अच्छे से। या तो आपने देखा होगा कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपने ये देखा होगा, और एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इन दोनों का इस्तेमाल आज हम करेंगे और बहुत ही ज्यादा डीप में इनका यूज होने वाला है। जिसको इसके बारे में पता होगा वो अच्छे से मतलब उसको समझेगा ही, नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पे आप लोगों को 11th और 10th से जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट है एकदम डीप में यहाँ पे अच्छे से आपको दिया है और इसका इस्तेमाल अपने को यहाँ पे चैप्टर में करना है। जब आप अपने टेक्स्ट बुक में जाओगे तो ए वाला आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में, और दूसरा मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ऑफ हेलोएल्केन। तो ये पढ़ने से पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले अपने को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो उससे पहले आप जान लो कि ये दोनों डिपेंड होते हैं गेन और लॉस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करता है और कोई इसे लॉस करता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर डिपेंड है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यही दोनों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है जो अब ये देखो दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। इन दोनों में से कोई तो एक गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कोई एक लॉस करेगा। तो कौन गेन करेगा कौन लॉस करेगा ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट समझते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानेंगे। जो इलेक्ट्रो होता है, वर्ड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग और अट्रैक्शन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब भी आपको मनी की नीड होगी तभी ना आप लोग मनी का मतलब जाके कहीं ना कहीं से कुछ भी एक वर्क परफॉर्म करके आप लोग मनी लोगे, ठीक है। इसका मतलब आपको नीड थी, इसका मतलब आपके पास मनी बिल्कुल भी नहीं थी, तभी आपने काम करना स्टार्ट किया। सो यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कैसे स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। जब उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होने का मतलब है कि कम होता है, ऐसा नहीं कि जीरो होता है, ठीक है। कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ट्राई करेंगे। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल डिफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ट्राई करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा ये गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा?
तो हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो माइनस चार्ज आता है और जब कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये पॉजिटिवली लोडेड होते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको अच्छे से समझ के रखना है, कुछ रिएक्शंस भी होते हैं। लाइक इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड रिएक्शंस जो होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का और जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत ही डीप हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से समझ गया होगा। अब हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने देखा होगा अगर, तो आपको पता चला होगा कि जो यहाँ पे लेविस एसिड और लेविस बेस, ये दो टाइप के यहाँ पे कंसेप्ट हैं। तो लेविस जो एसिड होता है ये क्या होता है, तो जो लेविस एसिड होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे हम लेविस एसिड कहती हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था इसलिए इसने अट्रैक्ट या गेन करने का काम करता है। ये कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लेविस एसिड कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। चलो, तो आपको प्रॉपरली समझ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। नाउ अब बारी आती है न्यूक्लियोफाइल की। तो टोटली अपोजिट होता है ये न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान देना, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट कंसेप्ट को समझना। फाइल मतलब होता है लविंग और अट्रैक्शन। तो जो न्यूक्लियस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता हो, यानी कि न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टेड होता हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता हो, जो न्यूक्लियस को लव करता हो, उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ओके, तो चलो इसके बारे में समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। ओके, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और जब इसके पास बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके तरफ सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड रहेंगे। समझा कि नहीं अच्छे से? तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है। और सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट। और जिसके पास नहीं था यानी इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। बट इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, तो ये डोनेट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन को। समझा कि नहीं अच्छे से? और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ साथ इनके पास जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इनके अंदर जो साइन आता है वो माइनस का साइन होता है। कौन सा साइन होता है, निगेटिव साइन, ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम लेविस बेस कहते हैं। ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रिया में कंसेप्ट पढ़ा था, लेविस थियरी ऑफ एसिडिक एंड बेस में। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम लेविस बेस कहते हैं। ओके, चलो, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे छोटा सा, और कुछ नहीं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होती है ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है और इसीलिए न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ये अट्रैक्ट होती हैं। ये इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये दो टाइप की रिएक्शन करते हैं। इनके रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर इन्होंने रिएक्शन परफॉर्म किया सब्स्टिट्यूशन का तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को यानी कि अगर रिएक्शन इन्होंने एडिशन का किया तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है। ये था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर यहाँ मैंने और भी अच्छे से बताया तो इसे भी ले सकते हो। दोनों आपके सामने, आप जो चाहो वो दोनों का डिफरेंस अच्छे से लिख सकते हो। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, हाइड्रोनियम आयन H3O+ होता है, और यहाँ पे देख लो क्लोराइड आयन, ये होता है CO-। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, यानी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इसे। व्हाई? बिकॉज ये कैसा होता है, ये होता है अपना इलेक्ट्रॉन रिच
और इसके पास बहुत मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। और डोनेट करने के साथ साथ इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लेविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, लेविस बेस कहते हैं। अच्छे से आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं अपने इस हाइड्रोनियम आयन की, जो कि हाइड्रोजन प्लस की तरह ही वर्क करता है, सो ये क्या होता है अच्छे से समझ लो आप लोग। तो जो हाइड्रोनियम आयन है ये नॉर्मली क्या करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे अच्छे से आपको याद रखना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं और इसीलिए ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। वो भी कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ये, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एक साथ। ओके, अच्छे से आपको इन चीजों को याद रखना है। और इसीलिए इसे लेविस एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो एसिड की नेचर होता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना है। तो ये दोनों कंसेप्ट था, इसे आप लोग अच्छे से समझ के रखो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखना है। इसमें से हमको न्यूक्लियोफाइल के ऊपर फोकस करना है। तो याद रखना, जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मान लो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, इसे हम ऐसा शो करते हैं, ऊपर निगेटिव साइन आएगा न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में ऊपर निगेटिव साइन आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर एक ये निगेटिव साइन मतलब एक बॉन्ड है ये। ठीक है, ये क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमने एक बॉन्ड अच्छे से क्रिएट कर दिया, ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसे अच्छे से याद रखना। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट बाकी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। बट उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले क्यों ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में जान लें। तो हम लोग को पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी चीजें होती हैं। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये sp हाइब्रिडाइज होता है। तो इन कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ के रखना है और इतना याद रखो, बस आपको सारी चीजें समझ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो चीजें यहाँ पे sp3 sp2 ये जो लिखा है ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। ठीक है, चलो तो अभी अच्छे से हम लोग कंसेप्ट को जानते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बस इतना याद रखना, बाकी सब समझ जाएगा। तो जब कभी भी व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, यानी कि कोई एक ग्रुप है जो कि कार्बन एटम से अटैच्ड था और ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या हो, यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा हो। यानी कि मान लो कार्बन से कोई एक चीज अटैच है, यहाँ पे मान लो कोई भी एक ए चीज अटैच है, तो इस ए को बी जबरदस्ती आके इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में और किस लिए, ये प्रोडक्ट को पाने के लिए, यानी कि अपना आगे रिजल्ट आए रिएक्शन में, प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हम लोग जब ऐसा कभी भी होता है, कोई एक ग्रुप दूसरा एक ग्रुप को कोई रिप्लेस करता हो दूसरा ग्रुप, ठीक है, और किसके लिए, प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट मिले इसके लिए। और उसमें भी जब भी ये रिप्लेसमेंट हो तो जो स्टेट होता है कार्बन का, हाइब्रिडाइजेशन वाला जो स्टेट होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, यानी कि नो चेंज इन दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दैट कार्बन। देन ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो अभी आपको कंसेप्ट समझ गया होगा। ठीक है, ध्यान देना, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हम लोग किसी भी एक ग्रुप को क्या करते हैं, एक ग्रुप को रिप्लेस करते हैं और वो ग्रुप को दूसरा ग्रुप मान लो रिप्लेस कर रहा है, यानी ए को हटा के खुद बी कार्बन से आके अटैच हो रहा है, और ऐसा करने पर भी अपना जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो ऐसे, यानी कि अभी देखो सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह में कोई दूसरा वाला आके अटैच हो जाए, मान लो ए की जगह में सी आके उसकी पोजीशन ले ले
और ए को बाहर निकाल दे, तो ऐसे वाले रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन होने के बावजूद भी, होने के बाद भी जो ये हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा हो, तो मतलब कार्बन जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को यानी sp3 ही रहेगा, sp2 sp ही, ऐसे जो भी है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा हो तो ऐसे वाले रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो आपके सामने यहाँ पे दो रिएक्शन है और इन दोनों रिएक्शन में आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास इथेनॉल, ये फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, इथेनॉल है। और जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं कि वो sp3 हाइब्रिडाइज है। हमने ऐड किया HCl, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन और यहाँ पे OH गायब हो गया, बना दिया वाटर, और Cl ने जाके उसके जगह में सब्स्टिट्यूशन किया उस बॉन्ड में, यहाँ Cl अटैच हुआ। तो देखो जरा कार्बन और कार्बन में कोई चेंज आया है क्या, नहीं आया ना चेंज, यानी कि कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज था और यहाँ भी कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज ही है। सो ये अपना रिएक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। बट बी यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं, तो बी पहले डबल बॉन्डेड था, यानी कि ये कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज था, और बाद में जब हमने इससे HI को ऐड कर दिया तो एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो ना क्या होगा, HI प्लस और I माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से जो H प्लस था ये यहाँ पे जाके किसी एक ग्रुप यहाँ पे, और जो I माइनस था वो यहाँ पे आके अटैच हुआ। कहीं भी आप अटैच कर सकते हो, मैंने उल्टा कर दिया, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिया है, तो आप लोग कैसा भी किधर भी अटैच करोगे, जब अटैच करोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से गायब होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि अब ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और पहले कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज था। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, बस यही कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहां से आपको सारी चीजें समझनी है। ठीक है, अभी हम ओनली SN रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर अभी हम फोकस करने वाले हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने को करना है, यानी कि कहने का मतलब है कि वहां पे जैसे यहाँ पे HCl और HI सब्स्टिट्यूट करवा रहे थे, यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूट करवाना है। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से याद रखना। चलो, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग को पता है कि जो C बॉन्ड X होता है ये पोलार बॉन्ड होता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये प्लस बॉन्ड बनाएगा, ये माइनस यहाँ पे चार्ज क्रिएट करता है, तो ये पोलार बॉन्ड, पोलारिटी इनमें होती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके रखता है, और इलेक्ट्रॉन का इसके पास बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमको मालूम है। तो चलिए फिर हम लोग इसके रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये आप नोट सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा सा आप, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए नोट्स क्रिएट किया है, आप वर्ड के फॉर्म में लिखना अच्छे से। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देना, सारे बॉन्ड के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है उसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये रहा X। अब यहाँ पे पार्शियल चीजें, पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और X के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, इस चीज को ध्यान रखना। और ये रहा इनका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड है। अगर यहाँ पे तो कोई बॉन्ड है नहीं, बिकॉज सामने से कोई अभी आया ही नहीं ना बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसे आपको याद रखना है। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जिसे कि वो डोनेट कर सकता हो, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस C वाले ये कार्बन के पास आके अटैक करेगा तो क्या होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा उससे पहले ये जो यहाँ पे अपना X है इसको सब्स्टिट्यूट करना है ना,
यानी कि ये जो NU है न्यूक्लियोफाइल, ये X को यहाँ हेलोजन जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है अगर, तो ये सबसे पहले हमको ये X को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, हेटेरोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, हेटेरोलाइसिस स्टेप कहते हैं। पहले अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए हेटेरोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। आपने जब बायोलॉजी अगर जिसका होगा उसने एक वहां पे एंजाइम के बारे में या प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, लाइसिन, जो कि ब्रेकिंग डाउन का काम करता है। तो वही वर्ड से रिलेटेड है लाइसिस। और हेटेरो मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट एटम। क्या होता है इसका मतलब, डिफरेंट एटम। एटम यहाँ पे केमिस्ट्री में डिफरेंट होता है एटम। तो कार्बन और हेलोजन डिफरेंट एटम है, इनके बीच में ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन जब इनमें होगा तो ध्यान देना क्या होगा, ठीक है। तो ये जो X है ना, ये पूरा का पूरा जो X है ना अपना, ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को, ये जो हेलोजन है ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को लेके लीव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और इस इलेक्ट्रॉन को भी ये लेके निकल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये लीव करने वाला यहाँ पे एटम होगा, इसीलिए ऐसे ग्रुप को या ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप कहते हैं। लीव ग्रुप, जो लीव करता हो अपने कार्बन को छोड़ के, ठीक है। तो जब यहां से ये गायब हो जाएगा तो यहाँ पे पूरी चीजें खाली हो जाएंगी और तब जाके यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल आके सामने इसमें अटैक करेगा, अटैच होगा। समझा कि नहीं अच्छे से, तब जाके यहाँ पे अपना जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन से क्या करेगा, आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छे से रखना है। और इसी कंडीशन पे फिर से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन है, ये अपना यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होगा। और ध्यान देना, जब यहाँ से सारे के सारे अपना जो X ग्रुप है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लीव कर जाएगा लेके, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, हलाइड बना देगा। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन को लेके जाके हलाइड बना देगा। देखो समझ रहे ना यहाँ पे, ऐसा कुछ, ठीक है। तब जाके ये जो अपना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ये आके यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक मतलब बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के पास कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद लेके ऐसा यहाँ पे अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा। समझा कि नहीं अच्छे से। सो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, खुद का नया बॉन्ड फॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल था और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही डोनेट किए, यानी कि इसने क्या किया, डोनेट किया न्यूक्लियोफाइल ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कार्बन के साथ, ठीक है। तभी तो भाई जो अपना हेलोजन पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था, लिविंग ग्रुप बन गया, लीव कर गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, आके अटैक किया कार्बन के साथ और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया टू दी कार्बन और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग डाउन यानी कि हेटेरोलाइसिस और उसके बाद होता है बॉन्ड का नया फॉर्मेशन। और जब हम लोग बॉन्ड का हेटेरोलाइसिस करते हैं, बॉन्ड का ब्रेकिंग डाउन करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप लीव करके कार्बन को जाता है उसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, लीव करने वाला ग्रुप कहते हैं। और ब्रेकिंग डाउन के प्रोसेस को हेटेरोलाइसिस कहते हैं। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। लेकिन अभी आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, जरूरी नहीं कि जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाए तभी आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज कार्बन को यहाँ पे 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, 4 बॉन्ड उसको चाहिए ही चाहिए। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेलोजन अपना जो X है ये बॉन्ड लेके चला जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। सो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साइमल्टेनियसली एक साथ ब्रेक भी एक साथ ज्वाइनिंग भी होता है, ठीक है। तो यही कैसे होता है अभी हम आगे SN1 SN2 में समझेंगे अच्छे से। बट उससे पहले आप एक से 2 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके यहां तक जरूर देखना, आपको ये कंसेप्ट
भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है इतना बेस्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग को हेटेरोलाइसिस, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, डोनेट किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने डोनेट किया, न्यूक्लियोफाइल ने, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, और यही चीज यहाँ पे होता है जो यहाँ पे सिंपल सा आपकी टेक्स्ट बुक में एक सिंगल सी एक लाइन के रिएक्शन में बता दिया है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग को अच्छे से देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी कंसेप्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सी बॉन्ड एक्स होता है, ये पोलर होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये सब्स्टिट्यूट करता है हेलोजन को अटैच टू द कार्बन, जो ये हेलोजन यहाँ पे अटैच कार्बन के साथ, इसको ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और उसे बाहर निकाल देगा, और खुद देखो यहाँ पे आके अटैच होगा। एंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम, व्हाई, बिकॉज हमको पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। सो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमने पढ़ा था कि जो अल्काइल हैलाइड होती हैं, इनमें हमने स्टार्टिंग के पहले पार्ट में ही पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के बारे में, ठीक है। तो इसमें से रिएक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि कोई भी अपना जो अल्काइल हैलाइड है, अब यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन 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 लगा दूं तो ये मिथाइल हैलाइड बन जाएगा, समझा कि नहीं। तो ऐसे कोई भी अल्काइल हैलाइड आ सकती हैं। तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा कौन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, तो जो टर्शरी होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं, अच्छा, फिर सेकेंडरी, फिर जाके कहीं सबसे कम प्राइमरी वाले रिएक्शन करते हैं। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा हैलाइड अच्छा रिएक्शन करता है, तो आयोडीन सबसे बेस्ट रिएक्शन करता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो इस चीज को आपको अच्छे से एमसीक्यू पॉइंट के लिए याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए, कुछ न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें भी, और यहाँ पे NaOR में OR, यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड में एक अच्छा सा यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे फिर अपना देख लो R डैश बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे NH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, KCN में CN माइनस अपना न्यूक्लियोफाइल है, और K अपना मेटल है। मेटल देखो कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है, मेटल न्यूक्लियोफाइल मत समझना। यहाँ पे हमेशा CN माइनस OH माइनस जो कटायन अनायन क्रिएट करते हैं मोस्टली, ठीक है, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा हो वो न्यूक्लियोफाइल है। मान लो आपके सामने NaOH है, जब आप इसको डिसोसिएट करो तो डिसोसिएट करने के बाद जो Na तो प्लस बन गया और OH माइनस बन गया, तो इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसमें से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल और Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास निगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल होता है। निगेटिव जिसके पास होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो इसीलिए वो माइनस है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, निगेटिविटी जिसके पास कम होगी वो पॉजिटिव रहेगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना। तो यहाँ पे बहुत सारे ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट में ऐसे सब्स्टिट्यूट होकर रिएक्शन करते हैं, और ये हो गए अपने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड सब के सब, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, ये अच्छा सा थोड़ा सा एक टेबल है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया था। ओके, नाउ अब हम लोग फोकस करने वाले हैं मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। मैकेनिज्म, कभी भी इस चीज को याद रखना, जब कभी भी आपको वर्ड मैकेनिज्म आएगा ना, मैकेनिज्म, तो आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आना ही आना चाहिए, ठीक है। वो चीज आपको पता ही होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और ये आप लोग अपने केमिस्ट्री के यहाँ पे जो पार्ट 1 वाली आपकी जो केमिस्ट्री है, पार्ट 1 की केमिस्ट्री में आप लोग ये चैप्टर को पढ़ोगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसकी स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इन रेट, यानी कितने रेट में कौन सा रिएक्शन डन होता है, ठीक है। इसकी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। मान लो कि A प्लस B ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करके C बना रहा है, ठीक है, तो इसे कितना टाइम लगा, कितना रेट है इसका, कितने की स्पीड से ये रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर दूसरी
दूसरी बात, कितना अमाउंट ऑफ ए यूज हुआ, कितना अमाउंट ऑफ बी यूज हुआ, और इनको कितना रेट ऑफ रिएक्शन होने में लगता है, कंप्लीट प्रोडक्ट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, इन सभी मैकेनिज्म की, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है और जो यहाँ पे फॉर्मेशन और ब्रेकिंग डाउन, ये जो दोनों होता है ये कैसे होता है, कितने टाइम में होता है, ये सारी चीजें। भाई जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ना कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी हमने देखा था पहले एक्स ब्रेक हुआ तब जाके एनयू आके अटैच हुआ, ठीक है। तो जब कोई ना कोई ब्रेक होगा तभी कोई ना कोई नया फॉर्म होगा, तो ये सिंपल सा याद रखना। तो ये सारी चीजों की स्टडी काइनेटिक्स में करते हैं, और यही बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ज्वाइनिंग और रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजों की स्टडी को हम मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके हम लोग को बहुत सारे ऐसे रिएक्शन के मैकेनिज्म मिलेंगे एग्जाम में। एक मैकेनिज्म कोई ना कोई फिक्स आता है, 2 से 3 मार्क्स को, 5 मार्क्स को ऐसे भी आ सकते हैं। आगे चल के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में आपको बहुत सारे मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हमने रिएक्शन तो परफॉर्म कर दिया, हम लोग ने अल्कोहल है हलाइड के साथ रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड कर दिया, तो सारी चीजें कर तो दी, बट उनका मैकेनिज्म कैसा है भाई? अटैच कर दिया, फिर वो जो ब्रेक किया OH को और हम लोग हलाइड को अटैच करते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं, तो पहले ब्रेक करना, फिर ज्वाइन करना, बॉन्ड का फॉर्म होना, इलेक्ट्रॉन कहां से कैसे जाएगा, तो वो सारी चीजें हम लोग मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं, और ये काइनेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली बात ये है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, यहाँ पे इसके 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं? एक होता है जीरो ऑर्डर, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर, और भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। आपकी नॉर्मल सिलेबस में 3 ऑर्डर ही दिया है। ये तीनों ऑर्डर के बारे में आप लोग अपने केमिस्ट्री पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को पढ़ेंगे। नॉर्मली ये जो ऑर्डर होते हैं ये डिपेंड होते हैं, ध्यान देना अच्छे से, ये जो ऑर्डर है ये डिपेंड करता है अपने कंसंट्रेशन के ऊपर। जो रिएक्टेंट होते हैं ना उनके कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी जो ये A है, ये जो B है, इनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑर्डर, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना है, और बाकी इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं होता, बहुत आसान सा चैप्टर होता है, बस इतना याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो तो इसी के बेसिस पे अपना जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये 2 टाइप का रिएक्शन है। पहला SN2, दूसरा SN1। कभी कभी कोई टीचर पहले SN1 बताता है फिर SN2 बताता है। SN2 बहुत आसान है, SN1 थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो भी बहुत आसान है। SN2 समझ जाएगा तो SN अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये SN2 SN1 का मतलब क्या है? अभी सब जानोगे, डोंट वरी, ओके। तो चलो देखते हैं। SN2 हमेशा सेकंड ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम है SN2। और जो SN1 है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है काइनेटिक्स के। काइनेटिक्स मतलब जो मैकेनिज्म हो रहा है रिएक्शन का, उस मैकेनिज्म के फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, इसलिए उसका नाम है SN1 मैकेनिज्म। और जो SN2 मैकेनिज्म है ये सेकंड ऑर्डर को परफॉर्म करता है। तो ये एक डिफरेंशिएट आपको इसके बीच में मिल चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखना। और यही काइनेटिक्स है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें भी नॉर्मल वही कांस्टेंट रेट जो होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट और कंसंट्रेशन, ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन आता है तो ये हमेशा याद रखना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ओनली सिंगल 1 रिएक्टेंट ही यूज में है तो हम उसे कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट यूज में है तो हम उसे कहेंगे सेकंड डिग्री, यानी सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसी बातें होती हैं, अभी हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान देना कहां से स्टार्ट किया, ये बातें ध्यान रखना। आपको एग्जैक्टली एज इट इज जैसा ये मैकेनिज्म मैं यहाँ पे बता रहा हूं ऐसा ही एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। चलो कुछ चीजें आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने एज इट इज उठा ली है, कुछ चीजें मैंने अपने से पुट की है, ठीक है। उस चीजों को अच्छे से आपको समझना है, ओके। तो चलिए ध्यान देना अच्छे से। चलो तो SN2 मैकेनिज्म जो है ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि मिथाइल ब्रोमाइड, याद रखो अच्छे से, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में होता है। और ये ऐसा इसलिए जिससे हमको मीथेनॉल मिले, यानी कि अगर CH3Br आपके पास है प्लस आपने इसमें हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्साइड आयन अटैच किया तो ये क्या करेगा? अभी ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है,
ये आके Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा और Br को बाहर रिलीज कर देगा और खुद क्या बनाएगा, CH3 बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम मीथेनॉल हो गया। क्या होगा, इसका नाम मीथेनॉल। ठीक है, तो ये मीथेनॉल बन गया। ठीक है, तो इसीलिए OH जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि माइनस है ना तो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो ये OH इसने हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ऐसे ही रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो Br है ये अपना बाहर ब्रोमाइड बन के बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ, इसे हम लोग कहते हैं मीथेनॉल। और ऐसा रिएक्शन कैसे हुआ, जब OH आ रहा था अटैच होने, फिर Br अपने आप को यहाँ से ब्रेक कर रहा था, वही जो हमने एसिड में देखा था, ब्रेक करेगा फिर ज्वाइन होगा। ठीक है, फिर ये Br यहाँ से निकल जाएगा, वही चीज हमें यहाँ पे रिपीट करनी है, बस इतना याद रखो। बस हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और जब हमने यहाँ पे पढ़ा था अच्छे से, इसके पहले जो भी चीजें हमने पढ़ी थी ये वाले कंसेप्ट में, तो यहाँ पे हमने नॉर्मली एसएन के बारे में सीखा था, अभी हम यहाँ एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कैसे ब्रेक होगा, कैसे ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो SN2 मैकेनिज्म है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो OH और CH3 दोनों एक्टिव मेंबर होते हैं और दोनों के दोनों रिएक्शन के रेट में इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर होता है ना केमिकल काइनेटिक्स में, मैकेनिज्म का ऑर्डर, वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जो भी रिएक्टेंट, मान लो 3 यूज करो चाहे 40 यूज करो, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी रिएक्टेंट आप यूज करो, मान लो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्टेंट यूज किए, अगर मेरे 2 ही रिएक्टेंट अपने ऑर्डर यानी कि रेट है, जो रेट है यानी कि रिएक्शन होने का टाइम, उसमें 2 ही रिएक्शन का की वजह से अपने को रेट मिल रहा है, इसकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है टाइमिंग में, तो हम लोग इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर ये 3 होने के बावजूद भी अगर ओनली सिंगल एक ही रिएक्शन के रेट को फर्क डाल रहा है, ये वाला और ये वाला कोई फर्क नहीं डाल रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये तीनों का रिएक्शन हो रहा है और रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना केमिकल काइनेटिक्स में। वैसे भी जब हम केमिस्ट्री 1 के चैप्टर में अच्छे से देखा ही है, वहां पे केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने उसके बारे में पढ़ा है। ओके, चलो, तो ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये जो रिएक्शन होता है ये डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है इनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर। इस चीज को अच्छे से फोकस करना है। ओके, चलो, और इसीलिए ऐसे रिएक्शन को यहाँ पे जो SN2 मैकेनिज्म है इसके बारे में समझना, इसका फुल फॉर्म समझ लो अभी कि 2 का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, याद रखो अच्छे से। और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसमें 2 रिएक्टेंट यूज होंगे। ठीक है, 2 रिएक्टेंट रिएक्शन के रेट में क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस डालेंगे, कम ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज रेट को इन्फ्लुएंस इफेक्ट करेंगे 2 रिएक्टेंट। ठीक है, इसीलिए हमने उसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब 2 क्या है, यहाँ पे ये शो करता है कि अपने रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, 2 रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, यानी कि अपना रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर है। बाय का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल, सब्स्टिट्यूशन, S मींस सब्स्टिट्यूशन, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, बाय मींस 2, यानी कि S मींस सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। 2 मतलब बाय मॉलिक्यूलर, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, S मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो 2 शो करता है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो SN2 पूछा तो पहला आपको एक पॉइंट तो मिल जाना चाहिए कि ये सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स होता है, और क्योंकि इसमें दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट यूज होते हैं यहाँ पे, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन के रेट में इन्फ्लुएंस डालते हैं, इसके लिए ये सेकेंड ऑर्डर है। अगर इन दोनों में से कोई एक ही रिएक्शन के रेट में इन्फ्लुएंस डालता और एक के वजह से ही अपना रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होता, तो ओनली एंड ओनली हम इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के दोनों रिएक्शन रेट में इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, इसीलिए हम इसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है CH3Br, मैंने बता दिया क्या होने वाला है, ये OH न्यूक्लियोफाइल Br को यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस करके Br गायब करके ब्रोमाइड बना देगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें कैसे आया आप सब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हो।
जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही यहाँ पे एक चीज आती है। यहाँ पे क्या होता है, के कांस्टेंट नंबर होता है और यहाँ पे उतने सारे कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट के ओनली, प्रोडक्ट की बिल्कुल भी हम नहीं लिखते हैं, रिएक्टेंट के ओनली एंड ओनली किसके, यहाँ पे रिएक्टेंट का यहाँ पे जितना भी अपना कंसेंट्रेशन है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग कंसेंट्रेशन को शो करते हैं। अगर आपने आयोनिक इक्विलिब्रिया का चैप्टर देखा होगा तो हमने अच्छे से वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन को शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसेंट्रेशन दिखाता है और ओनली एंड ओनली काइनेटिक्स में ओनली रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है रेट, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे दोनों के दोनों इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे जो दोनों रिएक्टेंट है मिथाइल ब्रोमाइड और अल्कोहल, ये दोनों के दोनों यानी हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों रिएक्शन रेट में अफेक्ट डालते हैं। इसके लिए यहाँ पे दोनों का हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन लिख के रखा है रेट के लिए, ठीक है। इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखना अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। जो एक चीज और समझ लो, कभी कभी जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है ना, सिंगल स्टेप में, यानी कि देखो कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, मान लो बोला कि आपके पास ए है और आपको उससे डी बनाना है, तो आप पहले क्या करोगे, a प्लस बी करोगे, फिर c बनाओगे, फिर c में आप लोग क्या करोगे, जो भी आपके सामने आएगा c, यानी कि मान लो यहाँ पे ए बी पहले बनेगा और ए बी में c अटैच करोगे, फिर जाके d बनेगा। तो ये कितने स्टेप का रिएक्शन हो गया, ये पहला स्टेप यहाँ पे, दूसरा स्टेप यहाँ पे, फिर जाके ये मिला, ठीक है। और अगर मान लो सीधा सीधा बोला कि a प्लस बी को अटैच करो और c क्रिएट कर दो, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, ठीक है। आपने ऐसा 11th में पढ़ा भी होगा, डबल स्टेप के रिएक्शंस, ठीक है। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन स्टेप को, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम बहुत ही स्लो स्टेप रिएक्शन कहा करते हैं, ये बात मान लो अच्छे से, ठीक है। ये स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो जो ये स्लो स्टेप रिएक्शन है यही SN2 मैकेनिज्म में होता है। SN2 मैकेनिज्म में भी हमेशा क्या होता है, एक चीज को फोकस करना कि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा ऑलवेज वहां पे क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और इसीलिए ये स्लो रिएक्शन रेट होता है, स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो एक पॉइंट और आपको मिल गया SN2 के लिए, स्लो स्टेप रिएक्शन। बट SN1 कैसा रहेगा, फास्ट स्टेप रिएक्शन रहेगा, ओके। चलो अब इसमें चेंजेस होंगे, कैसे कैसे चेंजेस होंगे ऐसे रिएक्शन में, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। तो जब यहाँ पे CH3Br आपके सामने था, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, पहला तो भाई ये Br और CH ब्रेक होगा, फिर जाके OH माइनस अपना अटैच होगा, समझा कि नहीं अच्छे से। तो पहले Br को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे चलो भाई ठीक है, पहले Br क्या होगा, ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, ध्यान देना, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन पहला स्टेप, ओके। देन आफ्टर दैट बॉन्ड फॉर्मिंग, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, आफ्टर दैट बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये Br ब्रेक हो जाएगा, ये अलग निकल गया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला जाता है, ये हमने पढ़ा था। फिर जाके OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा और दोनों बॉन्ड को ऐसा फॉर्म करेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल न्यूक्लियोफाइल की जगह में OH माइनस है, ओके। तो इस चीज को समझना अच्छे से, अभी हमने इसके बारे में अच्छे से ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके। चलो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, OH माइनस है और ये अटैक कैसे करेगा, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से, ये जो CH3 है यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है। इसको बैक साइड अटैक, इसको फ्रंट साइड अटैक करते हैं। अगर सामने से आया तो इसे फ्रंट साइड अटैक, अगर पीछे से आया तो बैक साइड अटैक। भाई किधर से अटैक करेगा, किधर से आके अटैच होगा यहाँ पे, यानी कि फ्रंट से या फिर बैक से, किधर से अटैक होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन अराइज होता है अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, कि कैसे भाई, कैसे यहाँ पे ये अटैक करेगा, कैसे अटैचमेंट इसकी होगी, ठीक है। इसी अटैचमेंट के बेसिस पे यहाँ पे जब हमने अच्छे से इन कंसेप्ट के बारे में अच्छे से देखा था, यहाँ पे किधर गया 1 मिनट गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अच्छे से देखा था, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट जस्ट मैंने, हाँ यहाँ पे देख लो, ऊपर वाला जो स्टेप है यहाँ पे हमने देखा था कि अपना SN1 मैकेनिज्म, बट फिर SN1 मैकेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी SN2 और SN1 में। सो यही जरूरत थी कि जो अपना यहाँ पे SN1 और SN2 मैकेनिज्म है, एक में सेकेंड ऑर्डर होता है, दूसरे में फर्स्ट ऑर्डर होता है। फिर किसी किसी में जो अपना न्यूक्लियोफाइल है पीछे से अटैक करता है, किसी किसी में फ्रंट से अटैक करता है। इसी के ऊपर SN2 और SN1 मैकेनिज्म बनाया गया है, इसी के ऊपर डिपेंड है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो कभी भी SN2 मैकेनिज्म में जो अपना न्यूक्लियोफाइल होता है
है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है, ये बातें ध्यान रखना है। SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि फ्रंट साइड से या बैक साइड से, ओनली बैक साइड से ही अपना यहाँ पे रिएक्शन में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म में, पहली बात तो SN2 मैकेनिज्म में ये सेकंड ऑर्डर है। दूसरी बात यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, फिर बॉन्ड फॉर्म करता है आराम से। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक होता है। इस चीज को आपको समझ लेना है, बैक साइड से SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस चीज को ध्यान रखना। फ्रंट साइड में SN1 में, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म जब होगा तो उसमें फ्रंट साइड से अटैक करता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखो, समझ के रखो अच्छे से। ओके चलो, अब यहाँ पे हम लोग ये जो यहाँ पे CH3Br है इसके अच्छे से रेट ऑफ मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हैं। ओके, ये आपको एक रिएक्शन दिख रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आपको सारी चीजें समझनी है। तो देखो, ये हो गया अपना बैक साइड, क्या होगा, ये हो गया बैक साइड, और इसे कहते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा साइड, फ्रंट साइड। ओके, तो बैक साइड और फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में अपना ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये OH माइनस है, और इस OH माइनस को यहाँ पे देखो अच्छे से, ये है अपना न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, अपना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अच्छे से समझ के रखना, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी कि ये SN2 मैकेनिज्म है। दूसरी बात, यहाँ पे Br और OH ये दोनों के दोनों रिएजेंट है, और ये दोनों के दोनों रिएक्शन के रेट में इन्फ्लुएंस डालते हैं, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। ओके, फिर यहाँ पे होता क्या है कि पहले, अभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फिर बॉन्ड जाके अटैचमेंट हो? अगर ऐसा होगा तो अपना जो कार्बन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, इधर से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा और इधर से OH माइनस अटैच होना स्टार्ट होगा। समझा कि नहीं अच्छे से? यही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी धीरे धीरे बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और धीरे धीरे बॉन्ड अटैच होगा। यही चीज को इस ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है, ठीक है। ऐसे वाले यहाँ पे स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ओके चलो, तो अब हम लाइन से सारी चीजों को समझेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब SN2 मैकेनिज्म इन डिटेल ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको ये सब अब से जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अभी तक SN2 में जितना पढ़ा ये सब आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स को हमेशा एग्जाम में पूछता है, और ये 2015 से लेके 19 तक कभी SN1 कभी SN2 एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके चलो, तो चलो फटाफट यहाँ पे ध्यान देती हैं। तो जो SN2 मैकेनिज्म है ये पहले बता दिया मैंने, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होने की वजह से इसमें स्लो प्रोसेस होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और इसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड जो ब्रेकिंग है और बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। अब ये आपको तो नहीं बताना पड़ेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग किसके बीच में होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए अभी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकिंग और यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड का अटैचमेंट। ओके चलो, फिर आगे ध्यान देना, बैक साइड में अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इस चीज को फोकस रखना। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के अंदर जो कार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अंडरगोज कर रहा है उसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बैक साइड से उधर से अटैच करेगा, जो लीविंग ग्रुप अपना होता है ना, लीविंग ग्रुप मैंने बताया था ना, जो लीव करता है कार्बन को छोड़ के जाता है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड से, अभी Br अगर इस साइड है तो ये फ्रंट साइड हो गया, यानी कि इसका बैक साइड, इसका अपोजिट साइड इस साइड रहेगा, ये इसका फ्रंट साइड हो गया, तो ये इसका बैक साइड है। यानी कि यहाँ पे Br क्या है, ये ब्रेक करके Br अपने को लीव करके चला जाएगा, कार्बन को Br यहाँ पे लीव करके जाने वाला है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, लीविंग ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, लीविंग ग्रुप।
ओके तो जो अपना OH होगा ये लिविंग ग्रुप के एग्जैक्टली अपोजिट से क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, इसीलिए यहां से अच्छे से याद रखना, एकदम अपोजिट साइड से अटैक करता है। ठीक है, ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीजें थी। ठीक है, चलो तो अभी ये आपको समझ चुका है कि जो यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल है OH- यानी हाइड्रोक्साइड, ये बैक साइड से अटैच करता है एग्जैक्टली अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। ये क्या होता है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप किसे कहते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन को लीव करके चला जाए अपने सारे के सारे। यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड था जिससे Br अटैच था, ये ब्रेक करने के बाद पूरे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को भी लेके चला जाएगा। कैसे जाएगा, देखो Br और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके ऐसा Br- ऐसा बनाता है। ठीक है, ये रियल में जो माइनस होता है ना यहाँ पे, वो माइनस साइन नहीं, वो रियल में एक बॉन्ड है। इस चीज को ध्यान रखना, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो तो इस चीज को अच्छे से फोकस रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला कंसेप्ट देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में यहाँ पे अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो जब ये हो गया, अटैक हो गया, पीछे से OH ने अटैक कर दिया और Br यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, ये ब्रेक होके बाहर निकल गया। तो साइमल्टेनियसली होता था ना, हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे साइमल्टेनियसली होता है। तो जब साइमल्टेनियसली होता है तो जो OH- है और Br- है, इनके दोनों के ऊपर हाफ हाफ निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, हाफ हाफ निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि Br भी निगेटिव होता है ना और OH तो निगेटिव है ही है। ठीक है, तो इन दोनों हाफ हाफ, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों पार्शियल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड देखो क्रिएट हुआ है। ज्यादा डार्क बॉन्ड है क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा क्या, नहीं रहेगा, पार्शियल बॉन्ड रहेगा, लेकिन है तो बॉन्ड ना। और यहाँ पर ही एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें 2 हाइड्रोजन तो है ही है, ऊपर का तीसरा हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे 2 पार्शियल बॉन्ड भी बनते हैं। किसके लिए, OH- के लिए और ये Br के लिए। सोचो पहली बार ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कार्बन के पास 5 बॉन्ड क्रिएट होती हैं, और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। क्या कहते हैं, पेंटा का मतलब होता है 5। ठीक है, और यही स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट में ही क्या होता है, बॉन्ड का लिविंग ग्रुप जो है ये छोड़ के जाता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये बॉन्ड आके क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसी ट्रांजिशन स्टेट में ही क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में ही OH- पीछे से अटैक करता है और Br- जो होता है ये रिमूव करता है, लीव करके जाता है। और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस शोन बाय ट्रांजिशन स्टेट, TS जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम अनस्टेबल स्टेट भी कहते हैं, बिकॉज ये इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड क्रिएटेड है, और इसीलिए कार्बन यहाँ अनस्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे OH और Br के पास पार्शियल बॉन्ड होते हैं, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा एकदम वीक, यानी पार्शियल बॉन्ड। और फिर Br अपना बाहर निकल जाता है और OH अच्छे से अटैच हो जाता है। तो देखो जरा यहाँ पे Br बाहर निकल गया और OH आके बैक साइड से अटैक करके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यहाँ पे OH देखो आके अटैच हो गया। ओके, बट आपको यहाँ पे एक चीज नहीं दिख रही है क्या, आपको एक चीज यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज दिख रही होगी कि देखो जरा, पहले जो अपना स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह था, एक H इस साइड, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की अभी बात यहाँ पे करूंगा। ठीक है, और ये Br कुछ इस तरह है, और जो अभी अपना रिजल्ट आया वो अपने रिजल्ट को जरा देखो, कुछ चेंजेस नहीं हो गए, सारे H वगैरह सब गायब हो गए, और देखो जरा कैसे हो गए, OH इस साइड से अटैच हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि जो अपना रियल वाला कंपाउंड तो वो इन्वर्जन हुआ है, उसमें क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना, है ना, यानी कि यहाँ पे ये सब्सटेंस ने क्या किया, रोटेशन परफॉर्म किया है। क्या परफॉर्म किया है, रोटेशन परफॉर्म किया है। और रोटेशन जो करता है ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। और यानी कि वो कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसे है वो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो रोटेशन करते हैं। देखो जरा इसका कैसा कैसा पोजीशन था हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, और यहाँ पे रोटेशन करके कुछ ऐसा बन गया। यानी कि SN2 मैकेनिज्म जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के लिए होता है, यानी कि जो यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा ये ऑप्टिकल एक्टिव होने वाला है इन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो SN2 मैकेनिज्म हुआ, यहाँ पे जो ये कार्बन था ये मोस्टली कायरल कार्बन में होता है। अब कायरल कार्बन कौन होता है, वो कार्बन
कार्बन जिस कार्बन में सारे एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन वगैरह यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कायरल कार्बन में सारे चीजें एकदम डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज एक समझ में आई है हम लोग को। ठीक है, चलो, और ऐसा जो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है ड्यू टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये रोटेशन हो गया सारे हाइड्रोजन वगैरह का, ये अटैक की वजह से, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से, तो ऐसे इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। ये एग्जाम में एमसीक्यू में अच्छे से याद रहना चाहिए आपको। तो ऐसे इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। चलिए गाइस, फटाफट 2 मिनट के अंदर SN2 मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं। SN2 मैकेनिज्म, जैसे वहां पे SN1 मैकेनिज्म में, अभी देखो SN2 मैकेनिज्म अपना कंप्लीट हो गया है। जहां तक अभी आपने देखा है उस चीज को 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखो। SN2 मैकेनिज्म एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि SN1 मैकेनिज्म भी आ सकता है, वैसे ही SN2 मैकेनिज्म भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलो, तो SN2 मैकेनिज्म में हमने मिथाइल ब्रोमाइड यूज किया था। SN1 मैकेनिज्म में हम टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज करेंगे। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट मतलब टर्शरी होता है, यानी कि टर्शरी यानी 3 डिग्री, यानी कि जितने भी यहाँ पे कार्बन रहेंगे उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, CH3, क्या यूज करेंगे, CH3, और यहाँ पे Br, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक कार्बन में 3 के तीनों जो उसके हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके और हमको ऐड करना होता है किसको, मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, ऐसे वाले को हम टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। टर्ट ब्यूटाइल मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके तीनों हाइड्रोजन की जगह में मिथाइल अटैच हो और पूरा स्ट्रक्चर में 4 कार्बन आ रहा हो। तो देखो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन भी आ गया, और इस कार्बन से 3 मिथाइल भी अटैच है, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो इसको हम टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहा करते हैं। ये कॉमन नेमिंग है, आपको आती होगी। ठीक है, चलो, तो टर्ट ब्यूटाइल का हाइड्रोक्साइड के साथ इस बार रिएक्शन करना है, और ये रिएक्शन यहाँ पे देखो बहुत अजीब सी बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कैसे, हम काम तो वही कर रहे हैं, काम कैसे वही कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस OH माइनस ही अटैच करना है भाई, हाइड्रोक्साइड यूज करना है ना, तो यहाँ पे OH माइनस ही अटैच करना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है, यहाँ पे K लिख के 2 कंसंट्रेशन आना चाहिए, एक में टर्ट ब्यूटाइल, दूसरे में OH माइनस। बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि केमिकल काइनेटिक्स में वही चीज होती है, वही चीज कंसीडर होती है, ऑर्डर वैसे ही डिसाइड होता है जब मान लो कितने भी रिएक्टेंट यूज हो, लेकिन जितने मान लो 5 यूज हो रहे हैं और 5 में से 2 ही रिएक्टेंट ऑर्डर यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिफाइन कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि वहां पे 2 उसका ऑर्डर है, अगर 1 कर रहा है तो उसका ऑर्डर 1 है। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल की वजह से चेंज होता है, OH का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये ऐसा कंपाउंड ही है टर्ट ब्यूटाइल कि इसी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आते हैं, हाइड्रोक्साइड की वजह से कुछ भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे हम लोग ये वाला नहीं लिखेंगे, ओनली सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन रेट में सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल ही यहाँ पे काम करता है काइनेटिक्स में। अब इतनी सारी डीप चीजें अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स, तो वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। हम लोग अपने से ऑलरेडी केमिस्ट्री चैप्टर 1 में उसे पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है उसमें पढ़ेंगे। ओके, वहां पे जो जितने भी चैप्टर उसमें से एक रहेगा, काइनेटिक्स के बेसिस पे एक चैप्टर रहेगा। ओके, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ओनली ऑन 1 स्पीसीज। ठीक है, इसके पहले SN2 में 2 स्पीसीज था, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। जब भाई 1 ही यहाँ पे स्पीसीज यूज हो रहा है, सो यूनि मतलब 1 होता है, मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर हमको यूज करना है, और इसीलिए SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए इसे SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है। और ये रिएक्शन देखो यहाँ पे कैसा हुआ, OH माइनस यहाँ पे आके अटैच होगा, Br ब्रेक होगा, SN मैकेनिज्म ही होने वाला है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वही चीज होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर OH अटैच हो गया, Br बाहर भाग गया, और ये रेट कैसा है, SN1 का है, तो ओनली यहाँ पे KCH3Br एक ही बार लिखा है। वहां पे हमने एक बार और यहाँ पे OH माइनस भी लिखा था, बट ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम नहीं लिखने वाले, बिकॉज OH माइनस से कोई रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ टर्ट ब्यूटाइल यूज हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन।
यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल था इसका कोई भी इन्फ्लुएंस है ही नहीं रेट ऑफ रिएक्शन में, इसीलिए हमने इसका कंसेंट्रेशन नहीं लिखा और ओनली एक ही मॉलिक्यूल जो कि टर्ट ब्यूटाइल है इसको ही कंसीडर किया है और इसी के वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। सो इसीलिए ये कौन सा फर्स्ट डिग्री काइनेटिक्स है, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, ना कि जीरो ऑर्डर ना ही सेकेंड ऑर्डर, इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर इसका नहीं है। ओके चलो अब इसे हम डीप में पढ़ते हैं। देखो जब अभी एक ही डिफरेंस है SN1 SN2 में, SN1 में एक सिंगल मॉलिक्यूल, दूसरी बात SN1 में जो अपना यूज होता है यहाँ पे दो स्टेप यूज होते हैं, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप, बट SN2 में ओनली एंड ओनली स्लो स्टेप यूज हुआ था। स्लो स्टेप कौन सा स्टेप था? सिंगल स्टेप, जिसमें साइमल्टेनियसली ब्रेक और एक ही साथ हम ज्वाइन भी कर रहे थे। बट SN1 मैकेनिज्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसमें पहले क्या होगा, पहले अपना बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यानी हेटेरोलाइसिस होता है, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना तब हम उसे स्लो स्टेप कहते हैं। जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ऐसे वाले स्टेप को हम स्लो स्टेप कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड Br जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ब्रोमीन, यहाँ पे जो Br और यहाँ पे ये जो कार्बन का ये बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन और ब्रोमीन में सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन। SN2 में क्या दिखा था, साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक बार ब्रेक फिर धीरे धीरे उसमें अटैचमेंट। बट SN1 मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होगा, पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहले कार्बन और ब्रोमीन क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब बॉन्ड ब्रेकिंग डाउन होता है तो ऐसे स्टेप को हम स्लो स्टेप कहते हैं, और SN1 मैकेनिज्म में ही ये दो स्टेप होते हैं, इसे अच्छे से याद रखना। फिर दूसरा आता है फास्ट स्टेप, और इसमें न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्टली अटैक करता है। जब कार्बन अपना यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पे ये जो अपना कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे खाली रहता है, ऐसे यहाँ पे प्लस बन जाता है, बिकॉज जो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच था ये बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड को ऐसे लेके क्या निकल जाता है, ये लीविंग ग्रुप बन जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे अपना कार्बन जो बचेगा ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, समझा कि नहीं अच्छे से। और जब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है सो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन को हम कार्बोकटायन कहते हैं। तो जब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हुआ करता है, क्योंकि जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो C+ मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, पहले ब्रेक हो गया और कार्बोकटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे साइन अच्छे से अटैच है, तो अब यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा माइनस साइन के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल तो चाहता है कि उसे न्यूक्लियस मिले, यानी उसे पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं से मिले जिसमें वो अटैच हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे OH- यानी अपने न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज कार्बन मिलेगा, वो बहुत फास्टली उसके साथ अटैच करता है, और इसीलिए इस स्टेप को फास्ट स्टेप कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ। ओके, तो ये दो स्टेप SN1 मैकेनिज्म में होते हैं, और आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं समझाया है, आप इसे फोकस करके समझ लीजिए। चलो फटाफट देखते हैं। पहला वाला हो गया अपना स्टेप 1। यहाँ पे देखो हमने यूज किया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले होगा इसका बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये है अपना स्लो स्टेप। और इसमें पहले क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेकिंग तो होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, लीविंग ग्रुप अपने सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाता है और कार्बन को यहाँ पे प्लस करके छोड़ जाएगा। देखो जरा यहाँ पे कार्बन प्लस बन गया ना, और Br पूरे अपने Br के ऊपर जो माइनस है वो माइनस नहीं है, वो बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, कार्बन के भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया हो। ठीक है, तो ये ब्रोमाइड यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ पे कार्बन जो था अपना कार्बोकटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। और ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं ना ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या होगा, अपना OH- आके अटैच करेगा। तो ऐसे होता है SN1। अगर यही SN2 होता तो साइमल्टेनियसली इधर से तुम ब्रेक होते जाओ और इधर से दूसरा अटैच करते रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको समझ चुका है अच्छे से SN2 वाला, और इसमें पेंटा कार्बोकटायन बनता था, यानी पेंटा कार्बन बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पहले आराम से ब्रेक हुआ और वो रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, और फिर OH- फास्ट स्टेप। यहाँ पे सेकंड स्टेप कौन सा होता है, फास्ट स्टेप, अभी हमने देखा। और फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप आराम से ब्रेक करते हैं हम हीट वगैरह देके,
फिर उसके बाद हम OH माइनस को अटैच करते हैं और यहाँ पे कुछ देखो ऐसा अटैच हुआ है, कोई इन्वर्जन भी नहीं हुआ है, जैसा यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं हुई है, जैसा अपना टर्टब्यूटाइल था वैसा ही टर्टब्यूटाइल फॉर्म हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, चलो तो इस चीज को भी जो मैंने बता दिया उसको फिर से अच्छे से देख लेते हैं। ये 2 स्टेप रिएक्शन है भाई। ठीक है, पहला स्लो स्टेप, दूसरा फास्ट स्टेप। इसमें पहले हेटेरोलाइसिस होता है C बॉन्ड X का और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ओके, और कार्बोकटायन फॉर्म होता है पूरे प्लेन में। ठीक है, प्लेनार कार्बोकटायन फॉर्म होता है। फिर उसके बाद अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करेगा। रिएक्शन पहला जो स्टेप होता है ये रिवर्सिबल होता है, इसमें Br पहले ब्रेक होता है, फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव आयन यानी कार्बोकटायन फॉर्म होता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में OH न्यूक्लियोफाइल जो है अपना, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना अटैक करेगा इसके ऊपर कार्बोकटायन में। तो ये है अपना कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यही चीज यहाँ पे अभी अच्छे से आपको समझनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होने वाला है और यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होने वाली है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई चेंज ही नहीं है यहाँ पे रिएक्शन में। ठीक है, बट फिर भी हम लोग हमेशा कायरल कार्बन और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ही चूज करेंगे। जो सबस्ट्रेट होगा भले वो शो करे या ना करे वो उसके ऊपर है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे OH माइनस है जो, अब यहाँ पे जो SN1 मैकेनिज्म होता है ना, इसे हम लोग रेसिमाइजेशन भी कहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा था इसके पहले का वीडियो इंपॉर्टेंट था। ये कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट है, अब तो आपको SN1 मैकेनिज्म समझ ही चुका है कि क्या होता है। SN2 मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से आता है। SN1 में एक ही मॉलिक्यूल, SN2 में 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, SN1 में फर्स्ट ऑर्डर, SN2 में सेकंड ऑर्डर। SN1 में यहाँ पे क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं, SN2 में सिंगल स्टेप था। SN1 मैकेनिज्म जो था, तो SN1 मैकेनिज्म में यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक फास्ट स्टेप है, एक स्लो स्टेप है। यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर जाके बॉन्ड फॉर्म होता है, जबकि SN2 में साइमल्टेनियसली दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेप हमने अच्छे से देखा है, अच्छे खासे सारे डिफरेंस है, ये सब आपको पता है अच्छे से। ये वीडियो जितने बार आप देखोगे आपका फायदा होगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, तो रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें अच्छे से ध्यान देना, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं यानी कि इनैंशियोमर जो होता है। इनैंशियोमर क्या होता है, इसके पहले मैंने पहले वाला पार्ट, जस्ट पार्ट नंबर 4 देख लो, इनैंशियोमर समझ जाएगा। तो 2 टाइप के इनैंशियोमर एक साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, बट उनका जो साइन रहेगा वो अपोजिट रहेगा, प्लस और माइनस एक साथ फॉर्म होते हैं और इनका इक्विमोलार मिक्सचर होता है। ठीक है, इक्विमोलार यानी 2 इनैंशियोमर, मान लो एक ये और 2 इनैंशियोमर है, तो इसका भी 2 मोल, इसका भी 2 मोल, दोनों एक साथ अगर मिक्स होते हैं तो ऐसे को इक्विमोलार मिक्सचर कहते हैं, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, रेसिमाइजेशन मतलब क्या कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर क्रिएट होता है। यहाँ पे जो इनैंशियोमर है, ये दोनों टाइप के इनैंशियोमर इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से ध्यान देना है और इसी स्टेप को रेसिमाइजेशन कहते हैं। कैसे इक्वल अमाउंट में, यहाँ पे देखो CH3Br फॉर्म था जो कि सेम स्टेप में दिखता था, और यहाँ पे CH3 बॉन्ड C यहाँ पे और बॉन्ड OH फॉर्म हुआ जो कि एकदम दोनों सेम सेम दिखते हैं, बट इनका जो साइन है वो सिंबल है सब डिफरेंट है। यहाँ OH माइनस है, यहाँ Br है, बस इतना ही चेंज है। तो ऐसे में दोनों की सारी मोलारिटी, दोनों की सारी चीजें एकदम इक्वल है, तो ऐसे मिक्सचर को हम इक्विमोलार मिक्सचर कहते हैं। ओके, यहाँ पे कार्बोकटायन अच्छे से फॉर्म हुआ है, यहाँ पे OH अच्छे से अटैच होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, सीधा फ्रंट साइड से अटैक करता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बैक साइड अटैक नहीं होता है SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से समझ चुका है सारी चीजें। ठीक है, और कभी भी याद रखना SN1 मैकेनिज्म में ही रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में रेसिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप बोलोगे बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो थी, तो ज्यादा बड़ा और 5 मार्क्स का एक कंसेप्चुअल पार्ट भी तो था। एक पक्का SN1 पूछे या SN2 पूछे, एक पक्का एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 100% पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में 12th के 100% पूछेगा। ठीक है, SN1 और SN2 ये दोनों SN मैकेनिज्म थे, तो आपको अगर SN मैकेनिज्म समझा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली SN1 SN2 समझ ही गया होगा। ओके, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाया ही होगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकती हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।